जनवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स 774 और निफ्टी 226 पॉइंट टूटा। बैंक निफ्टी में 1000 अंकों की तेज गिरावट। रियल्टी इंफ्रा शेयरों की पिटाई। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अदानी ग्रुप की सफाई। कहा, रिपोर्ट पूरी तरह आधारहीन, तथ्यों की जांच किए बगैर रिपोर्ट को छापा गया। ग्रुप ने हमेशा नियमों का पालन किया। आज अदानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली। बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस में दरार। एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने छोड़ी पार्टी। केरल में डॉक्यूमेंट्री दिखाने का किया था विरोध। पार्टी पर लगाया दबाव डालने का आरोप। पहले दिन ही दिखा शाहरुख खान की पठान का क्रेज। एडवांस बुकिंग में 21 करोड़ की कमाई, लेकिन कई जगहों पर फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन। ये थी अब तक की सुर्खियां और आप देख रहे हैं बजट काउंटडाउन। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं बजट हेडलाइंस। बजट में रोजगार पर हो सकता है बड़ा फोकस। 7 सेक्टर में पीएलआई स्कीम संभावित। रोजगार देने वाली इंडस्ट्री को मिल सकता है बढ़ावा। बजट में एआई, मशीन लर्निंग और आईओटी जैसी नई टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस। देश को एआई का ग्लोबल हब बनाना चाहती है सरकार। इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेशन के लिए एजेंसी बनाने पर विचार। वित्त मंत्री के लिए आए अहमदाबाद के प्रोफेसर्स की सलाह। छोटे किसान और मंडी सुधार पर रखे फोकस। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करें। टेक्नोलॉजी इनोवेशन को दे प्राथमिकता। पेंशन की इनकम होनी चाहिए टैक्स फ्री। सीनियर सिटीजन्स की वित्त मंत्री से गुहार। रेल किराए में छूट फिर से बहाल करे सरकार। अगले हफ्ते यानी अब से बस कुछ ही दिन में बजट आने वाला है और उम्मीद है कि इस बार बजट में रोजगार पर खास फोकस होगा। सूत्र भी यही कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएलआई स्कीम में नए सेक्टर्स को शामिल करने के साथ साथ रोजगार देने वाले सेक्टर पर सरकार खास तवज्जो रख सकती है। डिटेल समझते हैं, लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। बताएं लक्ष्मण जी, विस्तार से रोजगार की बात है, किस तरीके के प्लान बना रही है सरकार? देखिए, अब तक जो ठोस संकेत मिल रहे हैं इसके मुताबिक सरकार इस बजट में रोजगार पर खास फोकस कर सकती है और रोजगार पर खास फोकस करते हुए सरकार कुछ स्कीम का ऐलान कर सकती है और उस स्कीम को इस तरीके से पेश करेगी कि उसके जरिए रोजगार कितना ज़्यादा मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम के अगले चरण का ऐलान करे। इसके तहत 7 सेक्टर के लिए अच्छी खासी मोटी रकम आवंटित करने का ऐलान सरकार कर सकती है। इस 7 सेक्टर में 5 सेक्टर नए शामिल हो सकते हैं, जिसमें खिलौना बनाने वाली कंपनियां, साइकिल बनाने वाली कंपनियां, चमड़े के जूते चप्पल बनाने वाली कंपनियां, साथ ही साथ कंटेनर बनाने वाली कंपनियां और केमिकल, खास तरह से जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, उसको बनाने वाली कंपनियों पर फोकस कर सकती है। क्योंकि इन सारे सेक्टर में रोजगार काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, रोजगार के मौके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएलआई स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा 2 सेक्टर जिसमें पीएलआई स्कीम पहले से है उसमें अतिरिक्त आवंटन कर सकती है। इसमें आईटी हार्डवेयर पर खास फोकस हो सकता है और फार्मा सेक्टर इस पर खास फोकस हो सकता है। जो शुरुआती प्रस्ताव था उसमें तो कुल मिला के 7 सेक्टर के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पीएलआई स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया गया था। अब देखना है कि वित्त मंत्रालय कितनी कटौती करता है, कितना बजट में ऐलान करता है। तो रोजगार के लिए एक पीएलआई स्कीम हो गया। दूसरा कि रोजगार देने वाले अलग अलग स्कीम पर विचार किया गया है बजट बनाने के दौरान, जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया। स्ट्रीट वेंडर के लिए जो सरकार स्कीम लाई थी वैसा ही स्कीम क्या हम छोटे कारोबारियों को दे सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे सेक्टर जहां पर रोजगार ज़्यादा मिलते हों जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इन सब की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की दुनिया जिस तरीके से खुल रही है, अब बजट में भी नई टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खास फोकस देखने को मिलेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे नए सेक्टर्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। और क्या क्या है सरकार के प्लान में, समझते आलोक प्रियदर्शी से। बताए आलोक, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, 2025 तक इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनाने के लिए सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी पर इस बार बजट में सरकार का फोकस रहेगा और इसके लिए इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एमएसएमई में इसके अडॉप्शन को लेकर सरकार इंसेंटिव का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से जुड़े आर&डी और कोर आर&डी में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सरकार बढ़ावा दे सकती है। सरकार का आकलन है कि करीब 2025 तक जो इसमें जीडीपी में करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उसका योगदान करीब $500 मिलियन का हो सकता है। लिहाजा इसे इस वक्त प्रमोट करने की ज़रूरत है और इससे लेकर सरकार एक नोडल एजेंसी, इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी का भी गठन कर सकती है कि जो सरकार और इंडस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी के जो संभावित रिस्क हैं, बिग डेटा के को लेकर जो रिस्क हैं, उन सब से निपटने के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है और इसे लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी का भी गठन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े पैमाने पर फोकस करती हुई नजर आ सकती है। शुक्रिया आलोक। और अब चलते हैं, सीधा देखते हैं राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन। कल 26 जनवरी है, इस मौके पर राष्ट्रपति का संदेश। धन बना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था और भारतीय आदर्शों को फिर से स्थापित करना भी था। उन दशकों के संघर्ष और बलिदान ने हमें न केवल विदेशी शासन से बल्कि थोपे गए मूल्यों और संकीर्ण विश्व दृष्टिकोण से भी आज़ादी दिलाने में मदद की। शांति, बंधुता और समानता के हमारे सदियों पुराने मूल्यों को फिर से अपनाने में क्रांतिकारियों और सुधारकों ने दूरदर्शी और आदर्शवादी विभूतियों के साथ मिलकर काम किया, जिन लोगों ने आधुनिक भारतीय चिंतन धारा को प्रवाह दिया। उन्होंने आन भद्राः कृतवयन्तु विश्वतः, अर्थात हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए कि वैदिक उपदेश के अनुसार प्रगतिशील विचारों का भी स्वागत किया। लंबे और गहन विचार मंथन के परिणाम स्वरूप हमारे संविधान की संरचना हुई। हमारा ये बुनियादी दस्तावेज दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है। हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले विधिवेत्ता श्री B.N. राव तथा अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने संविधान निर्माण में सहायता की थी। हमें इस बात का गर्व है कि उस संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान निर्माण में सभा की 15 महिला सदस्यों ने भी योगदान दिया। संविधान में निहित आदर्शों ने निरंतर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई है। इस अवधि के दौरान भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है। संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिली मार्गदर्शन के बिना प्रगति संभव नहीं थी। बाबा साहेब आम्बेडकर और अन्य विभूतियों ने हमें एक मानचित्र तथा एक नैतिक आधार प्रदान किया। उस राह पर चलने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम काफी हद तक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे भी हैं, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि गांधी जी के सर्वोदय की आदर्शों को
प्राप्त करना अर्थात सभी का उत्थान किया जाना अभी बाकी है। फिर भी हमने सभी क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हासिल की है। प्यारे देशवासियों, सर्वोदय के हमारे मिशन में आर्थिक मंच पर हुई प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये उल्लेख करना जरूरी है कि ये उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई है। वैश्विक महामारी चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआती दौर में कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी क्षति पहुंची। फिर भी सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र अब महामारी के प्रभाव से बाहर आ गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और सरकार द्वारा समय पर किए गए सक्रिय प्रयासों द्वारा ही संभव हो पाया है। इस संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति जन सामान्यों के बीच विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई है। ये बड़े ही संतोष के विषय है कि जो लोग हाशिए पर रह गए थे उनका भी योजनाओं और कार्यक्रम में समावेश किया गया है तथा कठिनाई में उनकी मदद की गई है। मार्च 2020 में घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर अमल करते हुए सरकार ने उस समय गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जब हमारे देशवासी कोविड-19 की महामारी के कारण अकस्मात उत्पन्न हुए आर्थिक व्यवधान का सामना कर रहे थे। इस सहायता की वजह से किसी को भी खाली पेट नहीं सोना पड़ा। गरीब परिवारों के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस योजना की अवधि को बार बार बढ़ाया गया तथा लगभग 81 करोड़ देशवासी लाभान्वित होते रहे। इस सहायता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 के दौरान भी लाभार्थियों को उनका मासिक राशन मुफ्त में मिलेगा। इस ऐतिहासिक कदम से सरकार ने कमजोर वर्गों को आर्थिक विकास में शामिल करने के साथ साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। हमारे अर्थव्यवस्था का आधा सुदृढ़ होने के कारण हम उपयोगी प्रयासों का सिलसिला शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। हमारा अंतिम लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे सभी नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी वास्तविक क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और उनका जीवन फले फूले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बजट काउंटडाउन में। चीन में मेटल्स की मांग घटने से भारत में स्टील की डंपिंग बढ़ गई है। ऐसे में स्टील इंडस्ट्री वित्त मंत्री से बजट में स्टील सेक्टर को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी लगाने की मांग कर रही है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल आलोक सहाय से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। स्टील इंडस्ट्री की वित्त मंत्री से क्या मांग है सर? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट में स्टील इंडस्ट्री किस तरह की मांग वित्त मंत्री के सामने रख रही है? हमारा स्टील इंडस्ट्री एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ ज़्यादा हमारी मांग है ताकि हमारी इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव भी है, इसलिए इंपोर्ट से हम घबराते नहीं हैं। लेकिन इंपोर्ट्स अगर बहुत
कम दाम पे इंडिया में कर रहे हैं लोग एक्सपोर्ट। और लाइक जापानीज़ में लाइक कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ, HR कोयल खुद जापान में $800-850 में बेच रहे हैं, और इंडिया में जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो FOB प्राइसेस अगर लाइक टू लाइक कंपेयर करें तो $550 के लगभग डॉलर आता है। तो ये बहुत दिस इज़ व्हाट इज़ डंपिंग। तो दीज आर वेरी लो प्राइसेस। तो जिस दाम पे अपने कंट्री में बेचते हैं उस दाम पे इंडिया में भी बेचें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। हम लोग तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट विद इन द मिल्स वर्ल्ड का सबसे कम है इंडियन स्टील इंडस्ट्री का। तो हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं ताकि कोई मुश्किल नहीं हो और इंडस्ट्री बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स और हो लोगों का। हम लोग ऑलरेडी ग्रोथ पाथ में 11.5% पिछले 9 महीनों में ग्रोथ हुआ है स्टील इंडस्ट्री का। तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और सभी तरह की स्टील इंडिया में मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट की बात करूं, उसको बढ़ावा देना है, तो आपको लगता है कोई PLI स्कीम, जैसे स्पेशलिटीज की स्टील के लिए हमने एक PLI स्कीम देखी, ऐसा ही कुछ आपको भी चाहिए? तो PLI स्कीम तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने भी लगाया है और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। अभी हमारे मंत्री जी उस पर बहुत ज़ोर शोर से काम किए हैं और PLI स्कीम बहुत ही अच्छा स्कीम है, स्पेशलिटी स्टील के लिए उन्होंने लगाया है। तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगे। तो ये थी स्टील सेक्टर की बात, लेकिन बजट से पावर सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं? JSW एनर्जी के जॉइंट MD एंड CEO प्रशांत जैन से इस पर CNBC आवाज से खास बातचीत की है। पावर सेक्टर को GST में लेके आना चाहिए, जो कि वैसे भी GST काउंसिल का काम है, ना कि बजट का। अगर वो पावर सेक्टर GST में आज के अंडर परव्यू में आ जाता है तो ओवरऑल पावर की कॉस्ट कम होगी और वो पावर की डिमांड को भी इंप्रूव करेगा और पावर के सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंप्रूव करेगा। डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर और डायरेक्ट सब्सिडी टू द कंज्यूमर। आज की तारीख में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं कंज्यूमर को फ्री पावर देती हैं या 100 यूनिट तक 200 यूनिट तक एक सब्सिडाइज टैरिफ होता है। एग्रीकल्चर कंज्यूमर के लिए डिफरेंट टैरिफ होता है। वो टैरिफ ना देके डायरेक्ट कंज्यूमर को बेनिफिट प्रोवाइड करें। देश की एविएशन इंडस्ट्री कोविड के झटके से उबरने में लगी है, लेकिन प्राइवेट जेट का बिजनेस अभी भी मंदी की चपेट में है। देश भर के बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स ने बजट में टैक्स रियायतों की मांग की है। बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स की मांग है कि सरकार एयरक्राफ्ट इंपोर्ट के साथ निगेटिव लिस्ट जैसा बर्ताव ना करे। अगले 5 साल तक के लिए प्राइवेट जेट पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को भी शून्य कर दिया जाए। साथ ही प्राइवेट जेट पर लगने वाले 28% GST को कम कर 18% या 12% तक लाने की गुजारिश की गई है। बिजनेस एयरक्राफ्ट मालिकों का कहना है कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर से विदेश में रजिस्टर्ड जेट कंपनियों के मुकाबले भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा बहुत बड़ा घाटा जो जनरल एविएशन सेक्टर इंडिया का है, वो सारा का सारा बिजनेस विदेशी कंपनियों को चला जा रहा है और भारतीय लोग जो कि विदेश से लेते हैं वो हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसको वहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारत सरकार खासतौर से वित्त मंत्रालय इस बारे में विचार करे और कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि या तो हमें एग्जेम्प्ट किया जाए या फिर उनको भी उस दायरे में लाया जाए। अपने पत्र में बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर एसोसिएशन ने लिखा है कि प्राइवेट जेट इंडस्ट्री पिछले कुछ साल में आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो गई है। 2013-14 में जहां 120 के करीब प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स थे, वहीं 2021-22 में ये घटकर 90 हो गए हैं। साथ ही देश में मौजूद कुल प्राइवेट एयरक्राफ्ट की संख्या भी घटी है। अब इंडस्ट्री को सरकार से बजट में मदद की उम्मीद है। रोहन सिंह, दिल्ली। इसी के साथ आज बजट काउंटडाउन में इतना ही, लेकिन बजट से जुड़ी हर खबर, एक्सक्लूसिव खबरें, अपडेट्स और